तो आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। बाकी देखिए डिटेल में पूरा अपन इन दोनों चैप्टर को पढ़ चुके हैं, साथ ही इनके वन शॉट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो देखिए ग्राफ से अगर आप देखें तो कोई भी फंक्शन है, अगर उसका आप ग्राफ देख रहे हैं इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, तो अगर ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ अगर कोई भी आपका ग्राफ है या कोई भी फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ आपने देख लिया तो आप देखकर बता देंगे हाँ कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैथमेटिकली आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तब आप कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को आप देखें तो देखिए ये इस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, ये भी आप देखें ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हो और अगर उसको हमको शो करना हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात आती है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगर हमको कोई पॉइंट दिया गया कि x इक्वल टू दिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं बताइए, तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि आपकी सबसे पहली चीज तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था वो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके काम आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और उसी पॉइंट पर, जो पॉइंट हमको बोला गया किसी पॉइंट पर, तो जिस भी पॉइंट की बात हो रही है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों इक्वल अगर हैं तब आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो बात वही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया उस पर अगर इक्वल है तभी जाके फंक्शन उस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हमको कोई इंटरवल दिया जाता है कि उस जो इंटरवल है इसमें आपका फंक्शन कंटिन्यूअस आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपका इंटरवल है, राइट, जो भी आपका इंटरवल है उसके हर एक पॉइंट पर, समझ रहे बात को, जैसे यहां पर आपका इंटरवल ए टू बी है क्लोज इंटरवल, सो ए से लेके बी तक की जितनी भी सारी वैल्यू हैं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी पॉइंट पर आपका जो भी फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज ध्यान दें, यहां पर आया है आपका क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट पर, मान लो ए की हम बात कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट, और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। ये तीनों चीजें हैं तभी तो जाके आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहां पर आप देखें ये है क्लोज इंटरवल, राइट, क्लोज इंटरवल मतलब ए से कम वाली वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, ए से जो भी पॉइंट है उससे थोड़ी सी कम वैल्यू लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू। तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, ए से कम वाली वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इस इंटरवल में, तो क्या करेंगे? तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ राइट हैंड लिमिट से हम काम चलाएंगे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर वही दिया गया है यहाँ पर कि कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट ए मीन्स, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी है तो अगर ए के लिए हमको चेक करना है कंटिन्यूटी तो हमारी राइट हैंड लिमिट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस और फंक्शन की वैल्यू सेम टू सेम चीज आएगी आपकी बी के लिए। बी की अगर बात करो आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइंड कर लोगे क्योंकि बी से कम वाली वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड है, बट बी से ज्यादा वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, मतलब कि राइट हैंड लिमिट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बी पर, इससे हम काम चला लेंगे और इसी से हम चेक करेंगे कि आपका जो फंक्शन है ये ए और बी पर कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी क्लोज इंटरवल ए टू बी है तो ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट हैं उन सभी पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि a real function f is said to be continuous if as f is a function defined on closed interval a b, then for f to be continuous it needs to be continuous at every point in a to b। जो क्लोज इंटरवल ए टू बी है इसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ए और बी क्योंकि एक अपना स्टार्टिंग का पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर ए के लिए आपका राइट हैंड लिमिट और बी के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट से आप काम यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन सिंपल सी बात है कि अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी और ये दोनों ही आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है एट रियल नंबर सी पर। ठीक है, एफ और जी हमारे दो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट अ रियल नंबर सी।
तब उस कंडीशन में इन दोनों फंक्शन का सम जो है f प्लस जी ये उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस f माइनस जी भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा इन दोनों का प्रोडक्ट भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा और इनका डिवीजन यानी f अपॉन जी भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। अब जैसे डिवाइड की बात आती है तो जो डिनोमिनेटर आपका होता है ना वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक कंडीशन अपनी ऐड हो जाती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब कि दो फंक्शन से मिलकर अपना कंपोजिट फंक्शन बनता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। सपोज f एंड g आर रियल वैलिड फंक्शन सच दैट fog इज डिफाइंड एट c। इफ g इज कंटिन्यूस एट c एंड इफ f इज कंटिन्यूस एट gc देन fog इज कंटिन्यूस एट c। सिंपल सी भाषा में अगर आप इस लाइन को समझ लो तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमने कहां से लिए हैं, जब हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा था ना तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे। ठीक है, और इन एग्जाम्पल से इन सारी चीजों को हम प्रूव कर चुके हैं, उन्हीं को हमने एक लाइन में लिख लिया क्योंकि प्रूफ तो आप देख ही चुके हैं डिटेल वीडियो में। तो यहाँ पर है कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑब्वियसली कंटिन्यूस होता है, प्रूव हमने करा है डिटेल वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के, राइट। इसके बाद आइडेंटिटी जो फंक्शन होता है हमारा, यानी कि जो वैल्यू फंक्शन में आप रखो वही की वही वैल्यू आपको मिलती है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि मान लो अगर आपका फंक्शन एक्स है, राइट, अगर आप इसमें 1 रख रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो 2 मिल रहा है, इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन अपना होता है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन भी अपना कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस फंक्शन भी अपना कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, वो अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इनको आप एक स्टेटमेंट की तरह ध्यान रखो, राइट। प्रूफ तो हम कर ही चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा बेसिक रिवीजन वीडियो है, तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट देख लिया और एक एक एग्जांपल कर लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है एक बार रिवाइज हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो यहां पर हमको बोला जा रहा है हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। तो किसी पॉइंट पर अगर हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उसी पॉइंट पर ये पॉइंट हमारा एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू। अब देखो ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, देखो फंक्शन की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही लोगे एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इक्वल टू 0 पर आप देख रहे हैं फंक्शन आपका ये है 2x + 1, राइट। देख रहे हैं ना एक्स यहाँ पर इक्वल है 0 और x इक्वल टू 0 पर ही देखना है, तो ये अपना फंक्शन है, ये अपने फंक्शन उठाया और 0 यहाँ रख दोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू तो मिल गई 0 पर 1। अब लिमिट की बारी आती है, तो ये रही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो पॉइंट अपने से बोला जाता है 0 तो 0 माइनस, और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस, तो 0 माइनस यानी 0 से कम, तो x इज लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन रहेगा, तो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, और 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 2x + 1 फंक्शन है। तो सबसे पहले तो फंक्शन देख लेना अपने को। अब इसके बाद ये 0 माइनस वाली लिमिट रखेंगे अपन x वाली लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस h, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h यानी माइनस का 2h। अब ये h जो है ये क्या है अपना 0 की तरफ टेंड कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर 2h - 1 हो गया, और ये वाली जो h की वैल्यू है ये यहाँ पर अपन रख देंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 0 प्लस रखेंगे x की जगह पे, तो 0 प्लस प्लस क्या रखेंगे h, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है बट पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2h + 1। अब h की लिमिट यहाँ रख देंगे तो ये 1 मिल गया। अब आप एक चीज देखिए कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है, राइट हैंड लिमिट 1 आई है। अब जब दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और उस पॉइंट पर अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब ऑब्वियसली फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट को सही तरीका जो लिखने का है वो ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस जो भी पॉइंट है, अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ 0 था तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, यानी ये इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर हमसे ये नहीं बोला गया था कि कंटिन्यूस है या नहीं, हमसे बोला गया था सिर्फ कंटिन्यूटी डिस्कस करो, हमने कर दी। ठीक है, चलिए अब बारी आती है अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे। यहाँ पर भी सेम अपना जो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वैसे ही चलेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही सेम तरीका, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे शो करते हो आप, f डैश से,
ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया x इक्वल टू ए पर, आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो x इक्वल टू ए पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में a पर माइनस लग जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में a के ऊपर प्लस लग जाएगा, जैसा कि अपन ने कंटिन्यूटी में देखा था। ठीक है, सो यहाँ पर a माइनस ए प्लस। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसको देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये जो a माइनस लिमिट है एक्स की, देख रहे हैं x की लिमिट है, तो x की जगह पे रख दो आप। a में से क्या माइनस करेंगे, h माइनस करेंगे, जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर आप a माइनस एच रख देते, देखो आपने a माइनस एच रख दिया और इस x की जगह पे भी a माइनस एच रख दिया, जिससे कि इस a से ये a कैंसिल हो गया, बचा क्या, एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a और यहाँ पर माइनस एच। तो ये आपका रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। अब इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस, तो x की जगह पे a प्लस एच, यहाँ पर भी a प्लस एच, इस a से ये a गया तो ये आ गया, तो ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन में आपसे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों पूछिए, ठीक है, तो कम काम करने के लिए आप क्या करिए, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो ये मान के चलिए कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा सही हो, है ना, क्योंकि बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, राइट। चलिए, सो यहाँ पर अब हमने एक एग्जांपल लिया, इसको अगर आप समझ लेंगे तो और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, शो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो, सॉल्व तो आपको सेम तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव किस पर, 2 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो 2 पे क्या लगा हुआ है, माइनस। अब फॉर्मूला अपना वही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे 2 और x माइनस ए मतलब x माइनस 2। अब ये जो 2 माइनस वाली लिमिट है, ये जो 2 माइनस है, तो 2 में से क्या माइनस करेंगे हम, h, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, राइट, 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो यहाँ 2 माइनस एच रखा और यहाँ पर अगर हम 2 माइनस एच रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ बचेगा माइनस का h। अब ध्यान दीजिए, एफ ऑफ 2 माइनस एच मतलब 2 में से कुछ कम हो रहा है, तो x इज लेस देन 2, तो यहाँ पर फंक्शन रहेगा अपना 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 2 माइनस एच के लिए फंक्शन रहेगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, बट x की जगह पे क्या है 2 माइनस एच, तो 1 प्लस 2 माइनस एच, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ के बात को। अब f ऑफ 2 की बात करें तो सीधा सीधा 2 है, तो आप देखिए x इक्वल टू 2 के लिए भी यही फंक्शन है, तो ये 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 आ गया, राइट। समझ के बात को। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, ठीक है। जिस तरीके से लिमिट आप सॉल्व करते हैं बस वही करना, तो 1 मिल गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर अपन बात करें तो फंक्शन का डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है तो 2 पे क्या लग जाएगा प्लस, क्योंकि हम x इक्वल टू 2 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला अपना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है 2 और x माइनस ए मतलब x माइनस 2। अब ये जो 2 प्लस वाली लिमिट है ना अपनी, x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे 2 प्लस प्लस क्या करेंगे h करेंगे, तो ये 2 प्लस h और यहाँ पर अगर 2 प्लस h रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके बचेगा सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में h। अब देखो यहाँ क्या है, x की जगह पे 2 प्लस h क्या है भाई f ऑफ x, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है 2 प्लस एच मतलब कि 2 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए आप देख रहे हैं फंक्शन क्या है आपका 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 5 माइनस और x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस एच। समझ गए बात को। और f ऑफ 2 यानी x इक्वल टू 2 के लिए, तो x इक्वल टू 2 के लिए तो फंक्शन अपना 1 प्लस एक्स है ही, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स की जगह पे 2। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो, h की आपकी लिमिट रख दो और ये आ जाएगा आपका -1। अब आप खुद एक बात क्लियर देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाया है, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस बनाया है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल यहाँ पर नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब डिफरेंशिएशन की बात आती है तो सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। तो ये फॉर्मूले चाहे तो आप एक बार देख लीजिए, खैर आपके पास अभी तो लिखे ही हुए होंगे सारे के सारे फॉर्मूले, तो ये हमारे वही सेम बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के लिए। अब डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल भी ऑब्वियसली यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स
और अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे, फिर बीच में प्लस लगाओगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स करोगे। ठीक है, तो सेम प्लस के लिए काम करेगा, सेम माइनस के लिए काम करेगा। तो ये वाला जो रूल है ये वही है कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है तो दोनों में अलग अलग हम डेरिवेटिव लगाएंगे, राइट। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट रूल की। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, तो सिंपल सा है। हालांकि यहाँ पर ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता। जैसे अगर आपने फर्स्ट फंक्शन रखा तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर दो, फिर सेकंड एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर दो। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन क्वोशिएंट रूल में ऑर्डर मैटर करेगा। तो प्रोडक्ट रूल हो गया। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहीं से याद करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं अगर दो फंक्शन इस तरीके से डिवाइड में एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव आपको अगर फाइंड करना हो तो। ठीक है, चलिए चेन रूल की बात करेंगे। तो चेन रूल बेसिकली आप इस तरीके से समझ के चलिए कि अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन है, राइट, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये जो एग्जांपल है ये आपको चेन रूल बताएगा थोड़ा सा। आप एक चीज देखें, यहाँ पर है साइन एक्स, बट एक्स पे स्क्वायर है। तो अगर हम साइन एक्स की बात करें तो ये तो एक अपना अकेला फंक्शन है, बट अगर x की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया तो ये भी तो एक अपना एक अलग फंक्शन है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी तो अपने आप में फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब ये एक्स भी तो अपने आप में एक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो चेन रूल लग रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो लॉग लॉग एक्स हो जाता है, लॉग लॉग एक्स, तो सबसे पहले ये वाला जो लॉग है इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप। ठीक है, फिर चेन रूल से इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करोगे। इस तरीके से चेन रूल काम करता है। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इस x का हो जाएगा 1। तो 1 को अपन लिखेंगे नहीं। इस तरीके से काम चलेगा चेन रूल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझ लिया तो खैर इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत इतनी आती नहीं है। एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे क्या होते हैं कि भाई y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में अपन ने लिख लिया। जैसे इसको देखो आप, यहाँ पर आप माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 लिख लोगे और y इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1। अब आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करके सीधा सीधा डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। लेकिन कुछ फंक्शन अपने पास ऐसे होते हैं कि इसमें आप y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आप इसको पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इससे देखो आप, यहाँ पर अगर आप देखो ये अपन ने लिखा हुआ है, इसको अगर आप देखो तो आप बोलोगे हाँ ये y तो अलग हो सकता है, इस y को इधर ही रखो और इनको उस तरफ भेज दो। बट अगर आप साइन एक्स वाई को देखो तो इस y का क्या होगा, क्योंकि ये तो साइन के थीटा के फॉर्म में है, राइट। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में पूरा चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं करना, इनको ऐसे के ऐसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। x का करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन एक्स वाई का करोगे तो कॉस एक्स वाई आएगा, और अभी अपन ने चेन रूल पढ़ा है तो एक्स वाई का चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्व करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कर लो और आपको मिल जाएगा अपना डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी बहुत अच्छा है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से करना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म सिंपल है, जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। आप क्या करिए, आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप क्या करिए, जैसे x है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर थीटा पे, आप देखो एग्जांपल हम देख रहे हैं, और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करो, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इससे आपको मिल जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को कर लेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या है आपका, a cos थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज इट इज कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, राइट। अब y इक्वल टू क्या है अपना, a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी थीटा, तो a एज इट इज साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमको चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा a कॉस थीटा अपॉन माइनस का a साइन थीटा।
तो आप देखो a से a गया, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन, मतलब कि माइनस का cot थीटा आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया है। बाकी देखिए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो उसमें हमने कई सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आप आइडिया ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलेंगे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत होती है, और उनको सिंप्लीफाई ही हम लॉग से करते हैं, लॉग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इस पर भी कई सारे क्वेश्चन हमने किए और इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सो यहाँ पर देखें, सिंपल अगर सब समझो यहाँ पर, तो ये एक फंक्शन है, इसकी डिग्री में अगर एक फंक्शन है, राइट, फंक्शन की डिग्री फंक्शन है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो हम लॉग ले लिया, यहाँ पर लॉग ले लिया तो ये हो गया लॉग वाई, और यहाँ पर लॉग ले लिया तो ये हो गया लॉग एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स। ठीक, अब आप लॉग का फॉर्मूला लगा दो। देखो लॉग एम की डिग्री एन क्या होता है, एन लॉग एम, सिंपल, तो वही फॉर्मूला लगा दिया। अब आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कई हमारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत होती है, और उनको सिंप्लीफाई ही हम लॉग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये कुछ फॉर्मूले रहे। ठीक है, इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं, जैसे कि साइन 3x cos x का ये 10 वाला फॉर्मूला, इसके बाद ये फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत ऑब्वियसली हमको लगती रहती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी है कि जो तो आनी ही आनी है, राइट। सो ये फॉर्मूले, इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जैसे अगर देखो यही एग्जांपल देख लो आप, सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने समझने के लिए कि ये एग्जांपल है। अब आप देखो यहाँ पर अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, बस x की जगह पे ये पूरा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आपका x की जगह पे इतना बड़ा आपको दिख रहा है जो फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे बेटर ये है कि अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, वो आपको खुद से दिखना चाहिए, फॉर्मूले याद रहेंगे तो सारी चीजें रहेंगी। तो यहां पर अगर x की जगह पे, राइट, अगर x की जगह पे आप टेन थीटा रख दो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, समझे। सो यहां पर बस आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे आप रख दो टेन थीटा, बस। तो यहां पर हमने क्या रखा, y इक्वल टू अपना साइन इनवर्स एज इट इज है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये आ गया साइन 2 थीटा, और यहाँ से आपको मिल गया y इक्वल टू 2 थीटा। अब सीधी सी बात है कि भाई हमारा जो क्वेश्चन था ये x के फॉर्म में था, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लो थीटा की। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, सो यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल है, देखो अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करूं, इसी को अगर आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x whose सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, वी डिनोट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। देखो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करने के तरीके देखो, अपन y2 से भी शो कर सकते हैं, y डबल डैश से भी शो कर सकते हैं, f डबल डैश x से भी अपन शो कर सकते हैं, राइट, और डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। तो शो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलिए सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, उससे बेटर समझेंगे। x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, और हमको बोला है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर फाइंड करना है, वो बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि अपने को सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करें, देखो एक्स इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है, ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म है, y भी थीटा पर डिपेंड है, एक्स भी थीटा पर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमने y लिया, y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जैसे अभी अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यू रख दो। इस तरीके से आपको मिल गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा,
साइन थीटा को अपन ने लिखा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बट यहाँ पर थीटा ही था तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर कैंसिल वैंसिल होकर यहाँ पर बचा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 जो कि हो गया tan थीटा बाई 2, राइट। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें तो आपका dy अपॉन dx आया है tan थीटा बाई 2, मतलब dy अपॉन dx तो आ गया। अब इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो बस। तो इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो tan थीटा बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। फिर चेन रूल से थीटा बाई 2 को करोगे, ठीक है, तो थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा 1/2। फिर थीटा का करोगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर चेन रूल भी आपने देख लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म भी देख लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देख लिया, ठीक है। तो tan थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2, फिर थीटा का करेंगे आप तो यहाँ पर लग जाएगा आपका डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, चलो। सो बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, 1/2 का अपन अलग कर लिया, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज है, डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए अपने को, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। लेकिन ये डी एक्स अपॉन डी थीटा कुछ नहीं, इसका उल्टा कर लो तो डी थीटा अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, तो बस वही करा हमने, ये लिख लिया, ठीक है। तो देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमको क्वेश्चन के लास्ट में बोला गया था एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो बस कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर। सो थीटा की जगह पे अपन ने पाई बाई 2 रखा, ये आया सेक पाई बाई 4 यहाँ पर, तो बस वैल्यू रख के और ये वैल्यू आ गई अपनी 1/। तो ये कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 6, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब कि अगर मान लीजिए y है एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी हमारी x है, तो y में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के कारण। तो x के कारण अगर y में चेंज आ रहा है तो उसी को हम कहेंगे y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम dy अपॉन dx से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि whenever one quantity y varies with another quantity x satisfying some rule y equal to f of x, then dy upon dx or f dash x represent the rate of change of y with respect to x, राइट। अब अगर किसी पॉइंट पर अगर बोला जाता तो कुछ नहीं, dy अपॉन dx फाइंड करो और उस पॉइंट की वैल्यू वहां पर रख दो, सिंपल। तो यहाँ पर वही आगे चीज बोली जा रही है कि dy अपॉन dx एट x इक्वल टू x0 और f डैश x0 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0, ठीक। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल दैट इज x इक्वल टू ft y इक्वल टू gt, देन चेन रूल। देखो अभी मैंने आपको एक पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अगर मान लो क्या होता है कि x भी किसी दूसरे वेरिएबल के कारण चेंज हो रहा है, y भी किसी दूसरे वेरिएबल के कारण चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर वही है कि dy अपॉन dt dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt वेयर dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। समझ गए बात को। इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सर्कल का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज बताना है पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब कि dA अपॉन dr आपको फाइंड करना है। ओके चलो, तो यहां पर सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर, और एरिया में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, आई मीन हमसे पूछा रेडियस के रिस्पेक्ट में बताओ, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr इक्वल टू पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, राइट। तो d अपॉन dr तो अपन ने फाइंड कर लिया। आगे बोला जा रहा है टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जब r 5 सेंटीमीटर है तब बताइए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर dA अपॉन dr, या फिर इस तरीके से भी शो कर सकते हैं व्हेन r इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 पाई r की जगह पर 10, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 10 नहीं 2 5 जार 10, तो 5 2 जार 10 पाई, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सिंपल। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और यहाँ पर हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, फटाफट से समझ लेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि क्यूब का जो वॉल्यूम है उसके रेट में चेंज आ रहा है एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड,
मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये हमको दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम है, क्योंकि यूनिट से भी आप समझ सकते हैं, और खैर क्लियर बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, राइट। इसके बाद हमको बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी एज जो है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तब। तो एज की बात बाद में करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है अपने क्यूब का, साइड का क्यूब, ठीक है। और इसके बाद सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमारा जो सरफेस एरिया है 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6a², तो साइड हमने x ले ली। तो सबसे पहले तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया को एस एम शो कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ds अपॉन dt फाइंड किया, तो यहां पर देखो 6 2 12x, अब क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का भी तो होगा डेरिवेटिव dx अपॉन dt। लेकिन अब आप सोचेंगे ये dx अपॉन dt आ गया यार, इसका क्या किया जाए, तो ऑब्वियसली जो अपने को दिया होता है ना वो कुछ ना कुछ रीजन से दिया होता है। तो वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम अपना होता क्या है, साइड का क्यूब, तो वही है। लेकिन वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसका यूज अपन कर लेंगे। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा देखो 3x² और x का हो जाएगा dx अपॉन dt, राइट। अब यहाँ पर ये dv अपॉन dt तो अपने को 9 दिया हुआ है, तो अपन ने dv अपॉन dt की जगह पे 9 रख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको dx अपॉन dt की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई 3/x², और यही वैल्यू dx अपॉन dt आप यहाँ रख दो, बस काम खत्म। तो यहाँ पर यही किया, ये 12x अपना एज इट इज है, dx अपॉन dt की जगह पे 3/x² रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो 36/x आ गया। लेकिन हमको बोला गया था कि जब एज ए 10 सेंटीमीटर तभी अपने को फाइंड करना रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कब, जब x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर x की जगह पर 10 रख दो तो 36/10, और डेसिमल में लिखोगे तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सरफेस एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट लगेगी। ओके, तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में काम चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब आते हैं अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो बड़ा ही क्लियर समझ में आएगा। ये आप देखो बिल्कुल कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बढ़ा फिर रुका फिर बढ़ा, तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंटिन्यू घट रहा है, और ये घटा फिर रुका फिर घटा, तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को, ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपसे पूछा जाता है कि क्या ये इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर मान लीजिए वो इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इंक्रीजिंग को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, ठीक है भाई। इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थोड़ी बोल सकते हो, लेकिन इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों बोल सकते हो। सेम यही कि ये डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, ये सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के ग्राफ भी आ जाते हैं कि मान लो आपने देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने देखा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर आपसे पूछा गया कि -1 से लेके 1 तक आप बताओ, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। लेकिन -1 और 1 के बीच में अगर बोला जाए तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ रहे हो तो अपने को क्या बोलना है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आती है अपनी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, मतलब अगर मैथमेटिकली आपसे पूछ लिया जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे शो करोगे, तो डेरिवेटिव आना चाहिए, ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का यूज तो यहाँ पर होगा ही होगा। सो यहाँ पर देखिए, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देखिए सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूं, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल 0 है तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गए बात को। अब अपन डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये डिक्रीजिंग अकेला है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर सिर्फ लेस देन 0 है तो ये है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ये हो जाता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। समझ गए बात को।
तो बस इतनी सी चीज है। अब 0 से बड़ा 0 से छोटा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पर आप देखो तो आपका फंक्शन अगर 0 से बड़ा है और इक्वल भी है तो 0 के इक्वल मतलब 0 वैल्यू आ सकती है, बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, 0 से बड़ी सारी वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है मतलब कि ऑब्वियसली नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर भी ये नेगेटिव है। इक्वल 0 मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन है। सिंपल, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस कंडीशन में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस कंडीशन में आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, इस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस कंडीशन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो और देखो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस इससे काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लिया हुआ है, बेटर समझ पाएंगे आप। तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन शो करने के लिए जरूरत किस चीज की है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर के साथ इक्वल टू 0 रहे तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन अगर अकेला ग्रेटर देन भी 0 आ गया तब भी ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन उठाया। अब ऑब्वियसली फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, 3x², 3 2 6x प्लस 4। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि हम देख सके कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमने इस 4 को लिखा 3 + 1, क्योंकि यहाँ पर भी हमको 3 दिख रहा था, यहाँ पर हमको 6 दिख रहा था। इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया, ये बचा। ये जो है ये x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर आप देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव होनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव होनी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगी, लेकिन 1 तो फिर भी बचेगा। और 1 जो है, राइट, जो 1 है ये आपका 0 से बड़ा है, इक्वल भी नहीं है। तो f' इज ग्रेटर देन 0। तो आप कहेंगे ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, फिर हमको तो इंक्रीजिंग शो करना था। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है उसको हम इंक्रीजिंग भी कहेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, चलिए अब मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। तो ग्राफ से अगर समझा जाए तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपके फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस फंक्शन की वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इधर देखेंगे आप तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये जो फंक्शन की वैल्यू उसको कहेंगे मिनिमम वैल्यू, राइट। फिर आती है आपकी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो सीधी सी बात है, अगर इस तरीके का ग्राफ आपको दिया जाएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यू है। लेकिन अगर पूरे ग्राफ की बात करें तो पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे कम वैल्यू तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो कई सारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है लेकिन अपने नेबरहुड में होती है। मान लो इसकी हम बात करें, ए पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये अपने नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। ये वैल्यू अपने नेबरहुड में मिनिमम वैल्यू, तो इसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का काम चलता है, मतलब इसके आसपास की वैल्यू से हम चेक करते हैं। जैसे अगर ए पॉइंट की अपन बात करें, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है, मान लो सी। ठीक है, अगर इससे कम की बात करेंगे तो सी से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम हम क्या कर रहे हैं, हम h एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो पॉजिटिव है और 0 की तरफ टेंड करिए, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो c से थोड़ा सा कम हम ले लेते हैं c-h, और c से थोड़ा ज्यादा c+h ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि इस पॉइंट c पर अगर आप देखें तो फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहेंगे लोकल मैक्सिमम। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की बात करूं b की, तो आप देख रहे हो कि ये नेबरहुड यानी कि इस पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इससे कम और इससे थोड़ा ज्यादा, तो आसपास यानी कि वही नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, मतलब यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर अपना क्या रहेगा, लोकल मिनिमम, राइट। ठीक है, चलिए, सो आई होप लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब सो अपना आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर डेरिवेटिव टेस्ट की अपन बात करें तो यहाँ पर 2 डेरिवेटिव टेस्ट रहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये तो यहाँ पर ये कहानी लिखी हुई है, इससे बेटर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, उसके बाद अगर आप इसको रीड करेंगे ना तो आपको यूं ही समझ आ जाना। देखिए, सबसे पहले तो देखिए अपने पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको लगाना है तो आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब सीधी सी बात है कि ऑब्वियसली
वो जो फंक्शन है वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा, लेकिन वो पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इसको जीरो से इक्वेट करना होगा। क्यों करना होगा, क्या करना होगा, ये सारी चीजें हम डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं, सब कुछ मैंने बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ बना बना के डिटेल में अपन ने समझा है। तो जीरो से जैसे इक्वेट करोगे तो आपको x इक्वल टू कुछ ना कुछ क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर हमने सी लिया है, एक से ज्यादा भी क्रिटिकल वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमको चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करो, आप फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड कर चुके। अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है c से कम और ज्यादा, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, तो c माइनस एच और c प्लस एच पर आप वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने f ऑफ c माइनस एच पे फाइंड करी और f डैश c प्लस एच पे फाइंड करी। मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, c प्लस सी माइनस एच पे पॉजिटिव, c प्लस एच पे नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो c है ना, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लेकिन अगर इसके उलट मान लो हमने c माइनस एच पे फाइंड किया तो ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, और f डैश सी प्लस एच पे फाइंड किया तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और सेम साइन दे रहा है तो वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर यही कहानी बोली गई है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करता है तो जो भी पॉइंट है c वो लोकल मैक्सिमा है, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो जो c पॉइंट है ये लोकल मिनिमा है, और अगर कोई भी साइन चेंज नहीं करता तो ये जो c पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाने से पहले अपन ये एग्जांपल कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस, यानी इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड करना है हमको। देखो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं बोला है हमको, क्या बोला गया है, वो पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब वो सिर्फ पॉइंट फाइंड करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमारा ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो इसको, आ गया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया है कि यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखो, यहां पर x की वैल्यू फाइंड करना है तो फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करो। तो f डैश x को हम जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं, ताकि हमको जो क्रिटिकल वैल्यू है वो मिल सके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 इक्वल टू जीरो तो हो नहीं पाएगा, तो इसको तो अपन हटा ही दो। x माइनस वन इक्वल टू जीरो करने पे x इक्वल टू 1 मिल गया, और x प्लस वन इक्वल टू जीरो करने पे x इक्वल टू माइनस वन मिल गया। दो वैल्यू मिल गई, एक प्लस वन मिल गया, एक माइनस वन मिल गया। समझ के बात को, मतलब दो वैल्यू मिली है हमको। अब हमको बस इतना देखना है कि ये जो 1 आया है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, या ये माइनस वन आया ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब क्या है। तो इनसे थोड़ा सा कम और थोड़े से ज्यादा पे हम जो है फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये c का काम कर रहे हैं, अपने को c माइनस एच पे और c प्लस एच पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, मतलब कि इनसे थोड़ा सा कम। सो यहाँ पर सबसे पहले 1 की बात करते हैं, तो 1 से थोड़ा सा कम अपन ले लेते हैं 0.9, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा अपन ले लेते हैं 1.1। अब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हम 1 से कम और 1 से ज्यादा पर चेक करेंगे। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0.9 पर, तो आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ 0.9 माइनस वन नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पर 0.9 प्लस वन पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया भाई, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 1.1 पर चेक करेंगे, तो सीधी सी बात है 1.1 माइनस वन पॉजिटिव, 1.1 प्लस वन पॉजिटिव, मतलब ये आ गया पॉजिटिव। तो आप देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये जो 1 है ना, ठीक है, c इक्वल टू 1 जो है ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो डिटेल वीडियो में अपन पूरा देख चुके हैं। चलिए, अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपना क्या है -1 इसके लिए करते हैं, -1.1 और -0.9, राइट। तो इसके लिए चेक करते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव -1.1 पर, तो आप देखो यहाँ -1.1 रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ -1.1 रखोगे यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब हम f डैश यहाँ पर रखेंगे माइनस का 0.9, तो देखो यहाँ पर माइनस का 0.9 और माइनस का तो ये हो जाएगा नेगेटिव, आई मीन
सिर्फ नेगेटिव, और यहाँ रखोगे माइनस का 0.9 प्लस 1 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है अपना फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पर जो c इक्वल टू -1 है ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो थोड़ा सा अपन ने शॉर्टकट में इसको कर लिया, ठीक है। चलिए अब अपन बढ़ेंगे आगे। जो अगला एग्जांपल है ये अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझ लीजिए यहाँ पर, तो इसको समझें अपनी भाषा में। चलो तो देखो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं फिर देखेंगे। अपने पास एक फंक्शन है, राइट। अब फंक्शन अपने पास जो भी दिया जाएगा, इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देंगे, जिससे अपने को x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमको वो पॉइंट तो पता हो जहां पर हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। सो हमने सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड कर लिए। अब ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, क्या है, ये देखने के लिए हमारा आगे का तरीका है। तो सबसे पहले ये हमने फाइंड कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद, राइट, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये जो भी हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव की। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा चलता है, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा है, और फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर अगर लेस देन 0 वैल्यू देता है तो ये लोकल मैक्सिमा है। समझ गए बात को। तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें थोड़ा सा उल्टा चलेगा। यहाँ पर आप देखें कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पर अपने को ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है, मतलब पॉजिटिव है, तो लोकल मिनिमा, और अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। ओके, समझ गए। तो बस यही कहानी आपको, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाली जो कहानी है, इसमें आपको दिख जाएगा। आप देखें जरा कि x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लेकिन कब, जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तभी जाके ये लोकल मैक्सिमा। और लोकल मिनिमा कब, जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और जो मेन है कि अगर मान लो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए, राइट, ये तीसरी चीज भी है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कब आएगा, जब ग्रेटर नहीं है, लेस देन 0 वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर इक्वल टू 0 वैल्यू हो गई, उस कंडीशन में आपका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो हो जाता है फेल, और आपको वापस से जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको करनी होगी। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से यही है, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए हमने जो एग्जांपल लिया इसको फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आप देखें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया और कुछ इस तरीके से हमने किया इसको, ठीक है, कि अब हम आराम से इसके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कर लेते, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है इसमें हम बारी बारी से ये तीनों वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, ठीक। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में हमने 0 वैल्यू रखी, 1 रखी और -2 रखी, जिससे हमको ये कुछ वैल्यू मिली। अब हमको ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देखें ये लेस देन 0 है, मतलब कि ये जो 0 है हमारा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में थोड़ा सा उल्टा चलता है। यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 जो रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये भी ग्रेटर देन 0 है तो ये जो -2 रहेगा ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो हमको ये तो पता चल गया कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है
कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। देखो हमसे यहां पर ये नहीं पूछा कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम फाइंड करो, हमसे बोला है वैल्यू फाइंड करो। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में ये जो अपनी वैल्यू आई है ये रख दीजिए और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, -2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। चलिए नाउ तो देखिए ये तो रहा हमारा फंक्शन, हमको चाहिए फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। तो पॉइंट आपको पता चल गए, बस इन्हीं पॉइंट के हिसाब से आप फाइंड करोगे। जैसे 0 से आपको मिल जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 12, जो कि है आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट, ठीक है। चलिए एट x इक्वल टू 1 ये दोनों हैं आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। समझ गए ना बात, क्योंकि 1 पर और -2 पर, 1 पर और -2 पर लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट थे ना अपने, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो उसी पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, खत्म। आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में अगर आपको बोला जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो या मिनिमम वैल्यू फाइंड करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये आपका फंक्शन है, तो इसको हमने सॉल्व करके रखा है, ये आपका फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहाँ पर आप देखें एक्स की आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की आपको 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप देखेंगे इस इंटरवल की अगर बात करें तो क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में आपका 2 और 3 दोनों आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए क्लोज इंटरवल है मतलब 1 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो गई आपकी, 2 और 3 तो आपने खुद फाइंड करी हैं और क्लोज इंटरवल के अंदर 1 और 5 भी हैं। तो बस इन्हीं चारों एक्स की वैल्यू पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो आपने फंक्शन की वैल्यू 1, 2, 3 और 5 पर फाइंड करी और आप देखें 24 सबसे छोटी वैल्यू है इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, 56 सबसे बड़ी वैल्यू इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 6 है ये भी खत्म होता है, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन दोनों चैप्टर का रिवीजन किया और आई होप कि दोनों चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।